वंदे मातरम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में पाठ 16 पानी की कहानी। इसमें देखिए पानी की कहानी बताई है लेखक ने कहा है कि पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारी धरती का निर्माण हुआ और कैसे हमारी धरती पर जल की उत्पत्ति हुई। तो ये जो पाठ है ये लेखक ने एक ओस की बूंद के माध्यम से हमें कहानी के रूप में समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक ओस की बूंद है वो ही कवि को अपनी कहानी बता रही है, उसी के माध्यम से कवि ये कहानी हमें बताना चाह रहे हैं कि कैसे पानी बना। तो देखिए सबसे पहले हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा था कि बेर की झाड़ी से एक छोटी सी बूंद कवि के हाथ के पर पड़ गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। अब वो कलाई पे गिरी थी और हथेली में पहुंच गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। कवि कह रहा है कि मेरे देखते ही वह रुक गई हथेली में। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में कवि को झंकार सुनाई दी, जैसे सितार के कोई तार बज रहे हो। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा। कवि ने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। अब दोनों कण हो गए, दोनों कण आपस में हिल हिल कर टकराने से उनकी आवाज निकल रही है। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो, यानी जैसे कि वो कहानी कहना चाह रही है बूंद, तो बूंद कह रही है कि सुनो सुनो। मैं चुप था, फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। तो ओस की बूंद हिली और बोली, मैं ओस हूँ। लेखक कहते हैं, जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो लेखक कहते हैं, मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। बूंद फिर हिली और जैसे कि उसके जैसे लेखक ने कहा कि नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तो अविश्वास से जैसे उसको दुख हुआ हो। तो वो कहती है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कि मैं कणों के एक कण से दूसरे कण तक पहुंचती रहती थी और एक दिन पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो अब लेखक ने पूछा, भाई तुम कैसे पकड़ी गई? तब वो कहती है कि वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर की ही इतना बड़ा नहीं है। यानी वो जो पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह ऊपर से जितना बड़ा दिखाई दे रहा है वो इतना ही बड़ा नीचे नहीं है। पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है, यानी केवल ऊपर ही इतना बड़ा दिखाई नहीं देता, जितना बड़ा ऊपर है उससे भी बड़ा उतना ही बड़ा नीचे है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, यानी इतनी सारी जड़ें हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं मुझे, यानी वो जो जड़ों के बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और फिर जड़ों के रोए होते हैं। तो वो रोए क्या होते हैं? निर्दयी होते हैं। निर्दयी क्यों? क्योंकि वो रोए पानी सोखते हैं फिर जड़ों तक पहुंचाते हैं, इसलिए ओस की बूंद कह रही कि ये बड़े निर्दयी होते हैं, इनको दया नहीं आती। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो वे पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यानी कुछ जल के कण तो वो पचा जाते हैं और जो जल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। किसका? ओस का। कवि कह रहा है कि उसको क्रोध भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े क्यों ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मैंने असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। वो कह रही है उसकी बूंद कि तुम क्या समझते हो, ये जो बड़े बड़े पेड़ ऐसे ही खड़े हैं?
इनको बड़ा बनाने के लिए हमारे जो बहुत सारे भाई बंधु हैं जो कि ओस की बूंद के समान है, उन्होंने अपने प्राण नाश किए यानी अपना जीवन दान दिया है, यानी पानी सींच सींच कर ये बड़े हुए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से पी रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। कवि कह रहा है कि मैं रोए, वो कह रही है उसकी बूंद कि मैं जो खनिज है उनके साथ अपना घुली हुई थी, लेकिन एक रोए से मेरा शरीर यानी मैं अलग हो गई। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई, तो वापस रोए में चली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। वो कह रही है ना भाई, जो ये जड़ों के जो रोए हैं वो खींच लेते हैं हमें और फिर वो पेड़ तक पहुंचा देते हैं। तो वैसा ही उसकी बूंद कह रही है कि मैं, मुझे भी रोए से मैं दूर तो हुई लेकिन उसने वापस मुझे खींच लिया। तो लेखक कहता है कि फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। अब वो कह रही है, मैं वो एक कोठरी में बंद कर दी गई, यानी रोए के अंदर छेद होते हैं तो वो उसकी बूंद के लिए कोठरी हो गई, तो वो बंद हो गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। उसको ऐसा लगा। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, यानी दूसरा ही उसकी बूंद। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था, यानी एक के बाद दूसरी बूंद आती गई और पहली वाली दबाई जाने लग गई। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, यानी 3 दिन तक वह ऐसे ही फंसी रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, पत्तों पर पहुंचते ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ, यानी सूरज निकलते ही तो भाप बन के उड़ जाएगी। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यानी वो भाप बन जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा, सुनाओ। तो अब देखिए इसकी जो आगे की कहानी है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।